हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द नेक्स्ट लेक्चर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज। और इसमें आज हम ईटी डिस्कस करने वाले हैं। ईटी का ये लेक्चर नंबर हमारा 5th है और इसमें हम डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस को। एडियाबैटिक प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ हम इसका एसोसिएशन देखेंगे विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड साथ में हम डिस्कस कर लेंगे इसका एसोसिएशन विथ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि एडियाबैटिक एक सिंपल प्रोसेस है, हर जगह पढ़ने को मिल जाता है, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें, फिर अचानक से हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। इसको डिस्कस करने की जरूरत पड़ी जब मैंने मॉर्निंग में ये क्वेश्चन आज पोस्ट किया। आज का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कुछ 669 लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है और केवल 19% लोगों ने इसको करेक्ट किया है। इस क्वेश्चन को गलत करने का रीजन कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपका फंडामेंटल वीक हो सकता है चीजों को आपने बहुत थॉरोली पढ़ा हो और आपने ये प्रिज्यूम करके कर दिया हो कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक होता है, मतलब हमेशा उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट ही होती है। वैसे जो भी बुक आपने पढ़ा होगा, हर बुक में अराउंड ये चीज तो मेंशन्ड ही होता है कि जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है वो हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होता है, बट जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है दैट विल ऑलवेज बी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये स्टेटमेंट अराउंड टू अराउंड सारे बुक्स में मेंशन्ड होता है कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है दैट शुड ऑलवेज बी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। तो हो सकता है ये सारी चीजें आपने पढ़ा हो, वहां से गलती कर दिया हो, या फिर आपके फंडामेंटल वीक हैं। और फंडामेंटल वीक इसलिए भी हैं कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम में भी कमेंट किया कि ये डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप जीरो कहते हो दैट्स ऑल राइट, कुछ हद तक कहा जा सकता है। आप इंक्रीज कहते हो दैट इज गुड, हाँ, बट आप डिक्रीज कह देते हो, यहां पे आपके फंडामेंटल पे डाउट होने लगता है कि आपने डिक्रीज कैसे करवा दिया। कोई तो एक प्रोसेस बताओ, कोई तो एक तरीका बताओ जिसमें हम एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी को डिक्रीज करा सकें। आप जरूर मैसेज करना अगर आपको पता चलेगा तो आज ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आज के बाद एडियाबैटिक टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं रहे, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चंस बनते हैं इससे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपका फंडामेंटल ऐसे ही है तो आपके पास गलत करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Before starting the lecture, this is the humble request to all of you, follow Monu Academy on the different platform। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। ये एक सिंपल पावर प्लांट साइकिल है, स्टीम पावर प्लांट साइकिल है। आपके घर में जो बिजली आती है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसी पावर प्लांट का होता है। यहाँ पे टरबाइन लगी है। टरबाइन में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि जो टरबाइन होती है वो वेल इंसुलेटेड होती है, यहाँ से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो जहाँ कहीं भी सिस्टम के साथ हीट ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग तो सिस्टम से हीट एक्सचेंज नहीं होता है, उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इसी तरीके से आपने कंप्रेसर भी पढ़े होंगे और भी बहुत सारे डिवाइस हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे इंसुलेटेड होते हैं, कोई भी हीट ट्रांसफर को हम अलाउ नहीं करते हैं। अब हमारा कोई सिस्टम है, वो सराउंडिंग से कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, मास ट्रांसफर करे वो या फिर एनर्जी ट्रांसफर करे। एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पढ़ते हैं, बेसिकली हीट ट्रांसफर हो, वर्क ट्रांसफर हो। यहां पे हम हीट ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वर्क ट्रांसफर को हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। ध्यान देना, यहां पे हम केवल हीट ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वर्क ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। इन एडियाबैटिक प्रोसेस इन बोथ द वे, हमारे सिस्टम से भी सराउंडिंग को कोई हीट नहीं जाएगी या फिर सराउंडिंग से भी सिस्टम को कोई हीट नहीं आएगी, तो उसे हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहां पे वही चीज मैंने मेंशन किया है कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा इसके फंडामेंटल में आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक टर्म्स और मेंशन किया गया है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहां पे केवल और केवल वर्क इंटरेक्शन होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है वो ये है कि हम किसी भी प्रोसेस को एडियाबैटिक कैसे बना सकते हैं। हम डिस्कस तो कर लिए, बट एडियाबैटिक बनाने के लिए आपके पास कुछ तरीके हैं। तो यहाँ पे दो तरीका है। एक तो ये है कि आप जहां पे ये प्रोसेस कर रहे हो उस सिस्टम को वेल इंसुलेट कर दो। तो क्या इंसुलेशन आपके हीट ट्रांसफर को रोकती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं।
इंसुलेशन कभी हीट ट्रांसफर को नहीं रोकता, इंसुलेशन डिक्रीज करता है हीट ट्रांसफर रेट को। क्या करता है, ध्यान से सुनना, हीट ट्रांसफर रेट को डिक्रीज करता है, न कि हीट ट्रांसफर को रोक देता है। मतलब यहां पे हीट ट्रांसफर तो होगी बट बहुत ही स्लो होगी, आप कह सकते हो इनफाइनाइटली स्लो होगी। हमारे प्रोसेस में उतने टाइम में तो पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो हम वेल इंसुलेट कर दें, वहां पे हीट ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट कर दें। दूसरा तरीका है कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वही हम हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर रखें, ताकि वहां पे टेम्परेचर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। फिर आपके मन में सिंपल सा सवाल आ सकता है, तो फिर इसमें और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या डिफरेंस रहेगा। वहां पे भी आइसोथर्मल प्रोसेस में भी तो हम यही करते हैं ना कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में ये डिफरेंस होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, बट एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा, आपका प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। ये सारी चीजें तो आइसोथर्मल में भी हो सकती हैं, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। बट एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर भी चेंज होता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये जो प्रोसेस है इसको हम कैसे करें। जैसे कि सराउंडिंग को हमने एक कर दिया, अगर इसे आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कहते हैं तो दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम ये कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपने प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ताकि हमारे सिस्टम के पास टाइम ही ना रहे कि वो हीट को एक्सचेंज कर पाए सराउंडिंग के साथ। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हम अपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, एक दूसरे के अपोजिट है आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में एक ये भी मेजर डिफरेंस होता है कि हम बहुत ही फास्ट एडियाबैटिक प्रोसेस को करते हैं ताकि वहां पे टाइम नहीं हो, और आइसोथर्मल प्रोसेस को बहुत ही स्लो करते हैं कि वहां पे टेम्परेचर जितना चेंज हो उतना डिसिपेट हो जाए। जैसे कि लैब में आपने परफॉर्म किए होंगे तो वहां पे कहा जाता है कि हमें लैब का ऑब्जर्वेशन, मतलब डाटा ऑब्जर्वेशन तब करना है जब वो स्टडी हो जाए। स्टडी हो जाए मतलब जितना हीट इनपुट दे रहे हो उतना ही एनवायरमेंट में लॉस हो जा रहा है, सिस्टम गेन नहीं कर रहा है हीट को, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो वो प्रोसेस होता है। तो वो इनफाइनाइटली स्लो हम कर देते हैं, मतलब स्लो कर देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को, और एडियाबैटिक प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। ये भी एक दोनों में डिफरेंस होता है। अब इस स्लाइड का जो फर्स्ट पॉइंट है इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, बट आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इसलिए हम उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको फर्स्ट लॉ से हम समझेंगे। अभी आप जान लो, बस ये जान लो कि इस पॉइंट को क्या आप जानते थे या फिर नहीं जानते थे। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस पॉइंट पे मैं क्वेश्चन बना के पोस्ट करता था तो जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही हाल होता, मैक्सिमम लोग इसको गलत करते। फॉर ऑल एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन द टू स्पेसिफाइड स्टेट, एक एक वर्ड इसके इंपॉर्टेंट है, फॉर टू स्पेसिफाइड स्टेट अ क्लोज सिस्टम द नेटवर्क डन इज सेम, नेटवर्क डन इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द क्लोज सिस्टम एंड डिटेल ऑफ द प्रोसेस। ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम समझेंगे, इसको प्रूव करेंगे फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से कैसे सही है। एक और स्टेटमेंट यहां पे हम दिखाते हैं और इसको हम सेकेंड लॉ के हिसाब से प्रूव करेंगे। इन अब्सेंस ऑफ एनी हीट ट्रांसफर एंट्रोपी चेंज इज ड्यू टू द इनरिवर्सिबिलिटी ओनली। अगर वहां पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जैसे कि केस कौन सा है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो जो एंट्रोपी चेंज होगा दैट इज ड्यू टू द इनरिवर्सिबिलिटी ओनली एंड देयर इफेक्ट इज ऑलवेज इंक्रीज एंट्रोपी। ये क्या कह दिया भाई अचानक से। देखिए जो इनरिवर्सिबिलिटी होती है, क्यों होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये सारी चीजें इंटरव्यू सीरीज के सेकंड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। बहुत ही फंडामेंटल लेक्चर है, आप बहुत सारा कुछ सीखोगे वहां पे। जो इनरिवर्सिबिलिटी होती है यहां पे बेसिकली वो प्रमोट करती है किसको, एंट्रोपी जनरेशन को, और एंट्रोपी जनरेशन कभी नेगेटिव नहीं होती है, एंट्रोपी जनरेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। इसलिए कहीं पे भी ऐसा सिस्टम है जहां पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है वहां पे एंट्रोपी हमेशा बढ़ने वाली है, जो कि हमने क्वेश्चन पोस्ट किया था। इसको हम आगे समझेंगे जब हम सेकेंड लॉ यहां पे डिस्कस करेंगे। अब पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि यह स्टेटमेंट कैसे प्रूव होता है बाय द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से और हमारे जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या चीजें हैं वो चीजें मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है, वो बताता है एनर्जी के बारे में। एनर्जी को उसने डिस्कवर किया था बेसिकली। कंसीडर दैट द नेटवर्क इज द सेम फॉर ऑल एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ अ क्लोज सिस्टम। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ये सारी चीजें। अब यहां पे जो हम चीज पहले कह रहे थे कि अगर नेटवर्क सेम है,
और किसी भी स्पेसिफाइड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए जो नेटवर्क है हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है? तो बिल्कुल डिपेंड करता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी सिस्टम के लिए, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि अगर वहां पे कुछ इंटरेक्शन हो रहा है सिस्टम तो सराउंडिंग के बीच में, तो या तो मास ट्रांसफर के थ्रू हो रहा होता है या तो एनर्जी ट्रांसफर के थ्रू हो रहा होता है। हमने एक कंस्ट्रेंट लगाया यहां पे, हमने कहा कि ये क्लोज सिस्टम है। धीरे धीरे कंस्ट्रेंट में हम आगे बढ़ेंगे, समझते रहिएगा। मास ट्रांसफर को हमने क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब यहां पे कोई मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो अब केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो सकती है यहां पे? इन फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। हमने एडियाबैटिक प्रोसेस की बात किया है, यहां पे क्या हम बात कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो हमने इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हमने कहा कि भाई आप हीट भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या बचा, केवल और केवल वर्क ट्रांसफर बटा, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसका फर्स्ट लॉ से क्या रिलेशन है? अगर आप फर्स्ट लॉ लगाओ फॉर द प्रोसेस चेंज इन हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क, ये जीरो हो गया ऑलरेडी, तो हम यहां पे कह सकते हैं माइनस यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। माइनस का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी अगर घटेगी तो वर्क आउटपुट होगा, वर्क इनपुट होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। कुछ इस तरीके से इसका आप सेंस निकाल सकते हो फिजिकली। अब देखो, आप इंटरनल एनर्जी को आप क्या पढ़ते थे इससे पहले? इंटरनल एनर्जी को पढ़ते थे कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, केवल एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है, कौन से पाथ से जा रही है उस पे ये डिपेंड नहीं करती है। तो यहां पे चेंज इन वर्क भी जो हुआ, या फिर नेटवर्क इसको हम कहते हैं, एग्जैक्टली नेटवर्क हुआ, ये भी प्रॉपर्टी की तरफ बिहेव कर रहा है। और जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया और यहां पे भी मेंशन है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये सेम होगा, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था। जब ये सेम है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, और पर्टिकुलरली हम बात कर लें, कोई एग्जांपल ले लें, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप सभी को पता होगा मोस्टली, जो भी हम सब्सटेंस पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक में, अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और कहीं पे भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हो रहा है, सपोज करिए 20 to 40 डिग्री, और यहां पे आप कोई भी वर्क करो, इलेक्ट्रिकल वर्क करो, आप मैकेनिकल वर्क करो, कुछ भी करो, ये सारा वर्क कहां पे जा रहा होगा? इसके इंटरनल एनर्जी में जा रहा होगा। और इसके इंटरनल एनर्जी का दो स्टेट हमने फिक्स कर दिया। अब इन दोनों स्टेट में जो एनर्जी जाएगी, आप चाहे कोई भी प्रोसेस लगाओ, किसी भी तरीके से वर्क ट्रांसफर करो, अगर ये सेम है एज लॉन्ग एज, तो इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। और जब तक इंटरनल एनर्जी सेम है, ये इसके इक्वल है, तो नेटवर्क भी सेम रहेगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर क्लोज सिस्टम में जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है, या फिर जो नेट वर्क है, वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो किसी भी प्रोसेस में हो, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, कोई भी हो, एडियाबैटिक हो, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर हम वहां पे दो स्टेट को फिक्स कर देते हैं, तो दो स्टेट को फिक्स करने के बाद जो भी वर्क इनपुट हुआ, वर्क आउटपुट हुआ, वो इन रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस दैट विल ऑलवेज बी अ सेम। तो ये एक फंडामेंटल रहा हमारा फर्स्ट लॉ के हिसाब से। ऑलरेडी जो चीजें यहां पे मैंने मेंशन किया है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहां पे एक चीज और आपको जानना चाहिए फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि वर्क आउटपुट कितना होता है। तो वर्क आउटपुट का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू W इक्वल टू P डेल्टा V। और आपको पता है जो एडियाबैटिक रिलेशन होता है, P V के पावर गामा इक्वल टू C होता है। तो यहाँ पे जो P की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो P इक्वल टू C बाई V के पावर गामा, और इसको यहाँ पे रख के आप इंटीग्रेट कर दोगे फॉर 0.122। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, इसको मैं इंटीग्रेट करके नहीं बता रहा हूँ, आप कर लोगे, इसको बहुत ईजी होता है। फाइनली जब इंटीग्रेट करोगे आप, तो आपको मिलेगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला मिल जाता है आपको वर्क डन का इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आइडियल गैस के केस में, दैट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है। कभी कभी आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस को कंपेयर करके भी क्वेश्चन पूछते हैं, आगे मैंने भी डाला है, तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि दोनों में बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस को इन एसोसिएशन ऑफ सेकेंड लॉ। अगर हम इसको सेकेंड लॉ से एसोसिएट करें तो क्या क्या चीजें कंक्लूड होकर बाहर आएंगी। और हमारा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, क्योंकि इंट्रोपी को जो लॉ ड्राइव करता है दैट इज सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ किसको ड्राइव करता है? एनर्जी को। सेकंड लॉ ड्राइव करता है एंट्रोपी को। किसने किया था? क्लैसियस साहब ने किया था। कब किया था? 1865 में किया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने एक बेसिकली क्लैसियस इनइक्वालिटीज नाम से एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि जो डेल्टा क्यू बाई टी है, ये किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए लेस और इक्वल टू 0 होगा। और यहां पे इन्होंने बताया कोई प्रोसेस होगा नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा, तो
तो ये अगर लेस देन जीरो है दैट मीन को इनरिवर्सिबल प्रोसेस है, इक्वल टू जीरो है मतलब रिवर्सिबल है, और अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज इन्होंने बताया था और वो हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो सेकंड लॉ जब डिस्कस करेंगे तब करेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंट्रोपी की, और हम सभी को ये भी पता है कि जो ds होता है दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, ये किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड होता है। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम फॉर्मूला की डिटेल में, तो हमारा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये इक्वलिटी साइन फॉलो करता है दैट्स मीन कि ये एक क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर ds ग्रेटर देन dq बाई टी रहता है तो ये क्या होगा, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और चूंकि ये क्वांटिटी बड़ा है तो ये क्वांटिटी को इक्वेट करने के लिए हमने अपने मर्जी से क्या किया, ds इक्वल टू dq बाई टी रख के यहां पे एक नया टर्मिनोलॉजी हमने ऐड कर दिया जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी जनरेशन। तो दैट्स मीन कि जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी को दो चीज इंफ्लुएंस कर सकता है। एक तो हीट इंफ्लुएंस कर सकती है कि हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है वहां पे, दूसरा जो इनरिवर्सिबिलिटी होती है, या इनरिवर्सिबिलिटी ही एंट्रोपी जनरेशन को जन्म देती है। अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल था तो ये इक्वल टू जीरो होता है, मतलब ds इक्वल टू dq बाई टी होता है। तो यहां पे आप देख रहे हो कोई इनरिवर्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये रिवर्सिबल है, और जब इनरिवर्सिबिलिटी नहीं है तो एंट्रोपी जनरेशन भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो दो तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, एक तो हीट ट्रांसफर, दूसरा उसके इनरिवर्सिबिलिटी, या फिर हम इसे कहें एंट्रोपी जनरेशन। अब हमारा यहाँ पे प्रोसेस क्या है, हमारा प्रोसेस है एडियाबैटिक। हमें नहीं पता कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक है या फिर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। हम अभी सिंपल कहते हैं कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। वन बाय वन आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है दैट्स मीन कि ये क्यू तो जीरो होगा, चाहे ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी डेल्टा क्यू तो जीरो होगा क्योंकि हीट ट्रांसफर यहां पे हो रही नहीं है। तो जो ds होगा यहां पे दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी जनरेशन। ये टोटली किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन एंट्रोपी जनरेशन पे डिपेंड करेगा फर्स्ट कंडीशन लगाने के बाद। अब जो सेकेंड कंडीशन है हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंट्रोपी जनरेशन वाला, ये तो पहले पाथ फंक्शन होता है। ये सारी चीजें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है, जो लेक्चर आपको बता रहा हूं वो देखना, उसमें डिटेल में बताया हुआ इसके बारे में। अब ये जो एंट्रोपी जनरेशन है ये भी बताती है कि कोई प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। कैसे बताता है ये, जो एंट्रोपी जनरेशन है अगर ये ग्रेटर देन जीरो है दैट्स मीन कि ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। एंट्रोपी जनरेटर इक्वल टू जीरो है दैट्स मीन कि ये रिवर्सिबल है, और तब ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, वेरी सिंपल, ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। अगर एंट्रोपी जनरेशन लेस देन जीरो है दैट्स मीन कि ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी एक तरीका है आपको फाइंड आउट करने का कि कोई प्रोसेस जो है वो होगा कि नहीं होगा। अगर वहां पे एंट्रोपी जनरेशन मेंशन किया गया है लेस देन जीरो दैट्स मीन कि वो प्रोसेस इम्पॉसिबल है। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इनरिवर्सिबिलिटी को आप निगेटिव में लेके जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अब बात करते हैं हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस का, जो क्वेश्चन में मेंशन था कि बढ़ेगी कि घटेगी, ऑलवेज इंक्रीज होगा, जीरो होगा। देखो जीरो कब होगा, जीरो होता तो वहां पे मैं मेंशन कर देता कि एन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपीज, तो वहां पे क्या हो जाता, जीरो हो जाता। मैंने लिखा है एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो मोस्ट जो फेवरेबल क्वेश्चन होगा आपका वो वहां पे होगा कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन जीरो से कम हो नहीं सकता। तो या तो वहां पे एंट्रोपी जीरो हो सकती थी या तो बढ़ सकती थी, नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकती, ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या हो सकता है, अगर जीरो रखना था तो मैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक लिख देता। जब मैंने रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं लिखा है दैट्स मीन कि जो एंट्रोपी चेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में कोई संदेह नहीं होगा कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जो एंट्रोपी जनरेशन है वो हमेशा बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये भी देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज ट्विस्ट है इसमें, पढ़ना इसको ध्यान से आप। फॉर ऑल एडियाबैटिक प्रोसेस, यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है, रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल वहां पे भी मेंशन नहीं था, बट वहां पे केवल मैंने एडियाबैटिक मेंशन किया था। यहां पे इन्होंने लिखा है ऑल एडियाबैटिक। ऑल एडियाबैटिक मतलब वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। बहुत ही सिंपल, गलत है, आप सभी इसको कर सकते हो। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज ओनली, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन था, बट क्या ये सही है। आगे पढ़ते हैं, यहां पे जल्दीबाजी में अगर आप इसको टिक कर दोगे तो नेगेटिव मार्क मिलेगा।
द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज ओनली, ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैन इंक्रीज कैन डिक्रीज, डिक्रीज तो होने का कोई चांस ही नहीं है, तो डिक्रीज वाला ऑप्शन तो जहां भी रहेगा गलत रहेगा। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिक्रीज। अब इन दोनों, ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं बी और ई, इन दोनों को मैच करने की कोशिश करो। देखो अगर हम बी टिक करते हैं द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज ओनली, तो यहां पे हम रिवर्सिबल प्रोसेस को हटा दिया हमने, हम केवल बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल। अगर वो इनरिवर्सिबल रहेगा तभी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, बट यहां पे एक टर्म मेंशन कर दिया है ऑल। आपको ढूंढना होता है कि मोस्ट फेवरेबल स्टेटमेंट कौन सा है, मोस्ट फेवरेबल आंसर कौन सा हो सकता है। तो यहां पे ये बात कर रहे हैं रिवर्सिबल का भी, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिक्रीज हम कहते हैं, मतलब डिक्रीज नहीं कर सकती, या तो जीरो हो सकती है या तो इंक्रीज हो सकती है। तो ये भी सही है, बट ज्यादा एप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा ई। तो चूंकि यहां पे ऑप्शन एक ही आपको चूज करना है, इसलिए ई चूज करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, बी चूज करने पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो जब कभी भी आप इस टाइप के आंसर कर रहे हो टैकल, तो आप ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़ लो, नहीं तो गलती करने के चांसेस पूरा हैं। द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो ड्यूरिंग, किस प्रोसेस में हो सकता है भाई, प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें हो नहीं सकता, इसमें हो नहीं सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अब आप कहोगे कि इरिवर्सिबल रहेगा तो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, बट आपको यहां पे जो ऑप्शन दिया है ना उसमें ढूंढना है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा से लगाओगे तो माइनस मार्क मिलेगा। तो यहां पे जो ऑप्शन है उसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट है एडियाबैटिक। हाँ, ये बिल्कुल भी सही है कि हर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, केवल रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए जीरो होगी। बट यहां पे चूंकि रिवर्सिबल मेंशन नहीं, अगर यहां पे मेंशन कर देता किसी भी ऑप्शन में कट करके रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तब वो ऑप्शन सही होता, तब ये सही नहीं होता। तो आपको आंसर को ध्यान से पढ़ के करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम by the reversible isothermal and adiabatic process which of the following is true। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कौन सा होगा और क्यों होगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आपको पीवी डायग्राम ड्रॉ करने हैं दोनों के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और आपको देखना है कि अगर सेम एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम दोनों का फाइनल वॉल्यूम जो होता है वो सेम रहता है, तो उसके प्रेशर में क्या रिलेशन होगा। उसी तरीके से वर्क में भी रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, हीट में भी फाइंड आउट कर सकते हो, सब में फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जो आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑल एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन टू स्पेसिफाइड स्टेट ऑफ द क्लोज सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेटवर्क। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, यहां पे आंसर होगा आपका ए, सेम फॉर ऑल द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में जो आपका वर्क होगा वो सेम होगा, क्योंकि वो इक्वल होता है चेंज इन एनर्जी के, और एनर्जी जो होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की जो एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है, तो दैट्स विल नॉट डिपेंड अपॉन द प्रोसेस। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।